नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित एक मॉक टेस्ट, जिसमें आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। आप लोगों को प्रश्नों का आंसर अपने यहाँ पर अपनी जो कॉपी पेन लेकर साइड में लिख लेना है और बाद में अंत में अपने प्रश्नों का जो एनालिसिस करके ये बताना है आप लोगों का आज की क्लास के अंतर्गत जो है इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहा। तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रसराज कहा जाता है, तो रसराज किस रस को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या विभत्स रस। आंसर आप सभी को पता ही होगा, आई होप। तो श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2। हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कीर्ति में दी है। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रथम बार जो जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की जो वाणी दी है, उनमें से परिणय पत्रिका, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर या मधुशाला, इनमें से किस कीर्ति में दी है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा परिणय पत्रिका। परिणय पत्रिका कीर्ति के अंतर्गत, रचना के अंतर्गत प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भाव को दर्शाया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किससे हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई। अगर हिंदी की मूल उत्पत्ति की बात की जाए तो आंसर होगा हमारा क्या, शौरसेनी। शौरसेनी से ही हमारी हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई। जैसे कि शौरसेनी से निकली पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से फिर जो है अलग अलग जो है बोलियां निकली, और हिंदीतर की जो उत्पत्ति हुई है वो अपभ्रंश भाषा के बाद जो है, अवहट के बाद जो है उस हिंदी का विकास होना शुरू हो गया था। ये हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर जननी की बात बोली जाए तो हिंदी की जननी या आदि जननी कौन सी भाषा को माना जाता है, तो वो है हमारी वैदिक संस्कृत। ये अगर वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इस प्रकार से नहीं दिया गया हो, तो केवल संस्कृत दिया गया है, तो संस्कृत को हम जो है हिंदी की जननी भाषा मानते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारा 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो पूंजीवाद किस प्रकार से लिखा जाता है, आई होप आप सभी को पता ही होगा। पूंजीवाद इस तरह नहीं लिखा जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा नहीं आएगी, ये भी हमारा गलत है और 4 भी हमारा गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि पूंजीवाद में जो है बड़े ऊ की मात्रा आती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5। रोग पीड़ित से प्रयुक्त समास को बताइए। तो रोग पीड़ित जो शब्द है, इसमें कौन सा समास दिया हुआ है ये बताना है हमें। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित जहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो वे हमारे होते हैं विग्रह करने पर। जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं जिन भी शब्दों के द्वारा, जिन भी शब्दों के अंदर, तो वे होते हैं हमारे तत्पुरुष समास। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6। प्रतिमान शब्द में प्रयुक्त समास बताइए। तो प्रतिमान जो शब्द है, इसमें हमें समास बताना है। ये भी आप सभी को पता ही है। कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। इस शब्द में हमारा जो है वो है अव्ययभाव समास। जिस भी शब्द में पहले अव्यय हो या उपसर्ग लगा हुआ हो, जैसे आजीवन, प्रतिमान, यथाशक्ति, ये सभी हमारे अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7। उपयुक्त पद्यांश को समझकर सही छंद, भाई ये थोड़ा हमारा टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है यहाँ पर पद्यांश नहीं दिया गया, तो इसलिए इस प्रश्न को हम स्किप कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में हम देख लेते हैं कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है। तो विद्यापति जिसे कोकिल नाम से अलग अलग जो है उपाधियाँ मिली हुई है, नाम की उपाधियाँ मिली हुई है विद्यापति जी को। कवि कंठाभरण जो है, मैथिल कोकिल,
तो आदि नामों से जाना जाता है। अभिनव, जयदेव, तो आप सभी को पता है विद्यापति को अलग अलग नामों से जाना गया है। तो पदावली पूछा गया है कि इनकी जो रचना है पदावली की भाषा क्या है। तो विद्यापति की जो पदावली रचना है उसकी भाषा आप सभी को पता है मैथिल है। तो मैथिली भाषा में लिखी गई पदावली रचना और जो कीर्तिलता और कीर्तिपता का जो रचनाएं हैं वे इनकी अवहट भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने नायिका की रचना की? नायिका भेद की रचना की। तो भक्ति काल के निम्नलिखित में से किस कवि ने नायिका भेद की रचना की है? ये आपको पता ही है, सूरदास जी ने जो है नायिका भेद की रचना की है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में हम देख लेते हैं य, र, ल, व किस वर्ण के व्यंजन है? तो ये जो य, र, ल, व निम्नलिखित में से तालव्य है, ऊष्म है, अंतस्थ है या ओष्ठ है? तो य, र, ल, व हमारे 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। देह जैसा तीर्थ न मैंने सुना न देखा, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है कबीरदास, सरहप्पा, गोरखनाथ या जायसी, निम्नलिखित में से सरहप्पा जी का ये कथन है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान सुकरात, प्लेटो, मैक्स मुलर या मिश्र बंधु, इनमें से कौन रहे हैं? तो आंसर होगा हमारा इसका मैक्स मुलर ने जो है पाली को पाटिल से उत्पन्न माना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध कारक चिन्ह से है? तो कारक चिन्हों से निम्नलिखित में से किसका संबंध रहा है ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो संबंध है वो कारक चिन्हों से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रा, रे, रे। कौन सा जो संबंध कारक से चिन्हों से है? जो हमारा संबंध कारक होता है, कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। तो इन कारकों में से जो संबंध कारक का चिन्ह है वो हमें बताना है कौन सा है। तो रा, री, रे हमारे संबंध कारकों के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम प्रश्न नंबर 14। करुण का विलोम शब्द क्या है? तो करुण जो शब्द है इस शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। कठोर है, निर्दय है, निष्ठुर है या कोमल है? करुण का जो विलोम शब्द होगा वो हमारा क्या होगा? निष्ठुर। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 15। भारत की राष्ट्रभाषा। तो भारत की राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से क्या रही ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है भारत की राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 16। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? तो ओजस्वी जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा निराभिमानी, निडर, यशवी और निस्तेज। तो इनमें से जो है ओजस्वी का जो विलोम होता है वो होता है निस्तेज। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। व्याकरण भाषा को बताता है। व्याकरण भाषा के बताता है मतलब क्या बताता है व्याकरण भाषा के? तो ये बताता है व्याकरण भाषा के नियमों को बताता है व्याकरण। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 18। पुष्प कौन सा शब्द है? निम्नलिखित में से पुष्प कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशत? इनमें से पुष्प जो है हमारे तत्सम शब्द हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 19। उस ऊ या बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान क्या है? छोटे ऊ और बड़े ऊ के जो उच्चारण स्थान रहे हैं वे आप बोल करके भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। हमारे होठों से जो है ऊ और ऊ का उच्चारण होता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 20। ए ओ औ कौन से सा स्वर है? ये हमारे कौन से स्वर है ये पूछे हुए हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारे? ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 21। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी ने यह कथन
किस रीतिकाल कवि के संबंध में कहा है। तो शुक्ल जी ने यह कथन आप सभी को पता है बिहारी जी के संबंध में कहा है कि किसी कवि का जो यश होता है उसकी रचनाओं के परिमाण, यानी कि इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता उसके यश को कि उन्होंने कितनी रचनाएं लिखी, बल्कि उस रचना के मात्र केवल एक रचना के आधार पर जिस प्रकार से बिहारी जी ने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, तो शुक्ल जी का कहना है कि मात्र एक रचना के में जो है अगर गुण हो तो जो है उसे कवि उससे ही कवि का यश फैल सकता है। तो इस प्रकार से जो ये कथन है ये बताया है शुक्ल जी ने, और बिहारी जी के संबंध में उनकी बिहारी सही रचना के संबंध में ये कहा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22 के अंतर्गत जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम बताना है। इनमें से जो है देव, केशव, चिंतामणि और पद्माकर, इन कवियों को हमें जन्म काल के अनुसार लगाना है। तो आप लोगों का आंसर होगा, सबसे पहले आएगा हमारा केशवदास, क्योंकि भक्ति काल के अंतर्गत भी केशवदास जी रही हैं। चिंतामणि, फिर आएंगे देव, और फिर जो है अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं रीतिकाल के पद्माकर जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 23। स्थापना है एक हमारी ए। इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार की अव्याप्ति दोष न होगा, और तर्क है क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार की न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना तो भी तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। तो ये जो कथन है और इसका तर्क दिया हुआ है, तो आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये जो तर्क है और कथन है दोनों के दोनों सही है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन यानी सर्वांग विवेचन किया गया है। तो निम्नलिखित में से सर्वांग विवेचन निम्नलिखित में से किस रचना में हमें देखने को मिलता है। कवि कुल कल्पतरु, ये थोड़ा सा वही टाइपिंग मिस्टेक है। फिर हमारा ललित ललाम, फिर है शिवराज भूषण, फिर है रसविलास। इनमें से जो है सर्वांग निरूपण वाली रचना कौन सी मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कवि कुल कल्पतरु, जो कि चिंतामणि जी की रचना है, जो कि एक सर्वांग निरूपण है। बढ़ते हैं आगे। काव्यांग के सभी अंगों का विवेचन उस रचना में किया गया है। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इनमें से मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा हमारा, इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ओ हमारा जो है मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता। उसके बाद देख लेते हैं संयुक्त स्वर में आएगा। बढ़ते हैं आगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर आपको सभी को पता ही है। हमारे जो स्वर होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वे होते हैं हमारे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहा जाता है एक से अधिक वर्णों के मेल को। अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा एक से अधिक वर्णों का जो मेल होता है वे हमारे होते हैं व्यंजन। और जो हमारे वर्ण होते हैं जैसे कै ये हमारा व्यंजन है। इसमें जो है ए हमारा स्वर मिला हुआ है। तो एक से अधिक जब वर्णों के मेल होते हैं वे हमारे व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। स्वर हमारे अलग होते हैं। अक्षर हमारे जो है कई वर्णों के मेल से बनते हैं। और अनुस्वार का तो आपको पता ही है, ये हमारे अनुस्वार होते हैं। बढ़ते हैं आगे। जो अंग हुआ, उसके बाद देख लेते हैं आगे वही प्रश्न। अयोगवाह को ही हम अनुस्वार का नाम देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारा 29 देख लेते हैं। आगे के कवि रेजेई तो कविताई न तो राधिका
कन्हाई सुमरन को बहानो है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो घनानंद भिखारीदास देव बिहारी। तो ये पंक्तियाँ जो है रीतिकाल के कवि भिखारीदास जी की है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया। तो मतीराम द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है, तो ये आपको बताना। मतीराम जी द्वारा कौन सा ग्रंथ इनमें से नहीं रचा गया, नहीं पर आपको ध्यान रखना है। और मतीराम जी के कौन कौन से ग्रंथ है ये हम देख लेते हैं, फिर जो हमारा बचेगा वो आ जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर होगा हमारा जो है साहित्य सार भी मतीराम जी का है, रसराज भी मतीराम का है और लक्षण श्रृंगार भी मतीराम का है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, रस रहस्य। रस रहस्य किसका है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 31, उनकी विरह ताप की अयुक्तियों में दूर और सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। तो शुक्ल जी ने यह कथन किस कवि के विषय में कहा है। तो आंसर होगा इस प्रश्न का जयसी के बारे में, घनानंद के बारे में, सूरदास के बारे में या बिहारी दास जी के बारे में। बिहारी जी के बारे में उन्होंने शुक्ल जी ने ये पंक्ति कही है कि उनकी विरह ताप की जो अत्यायुक्तियों से दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ किसमें है, फारसी शैली की है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 32, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस जो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो यही हो जाएगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 33, ये हमारी स्थापना है और जो है आर हमारे तर्क हैं। तो देख लेते हैं, पहले स्थापना को पढ़ लेते हैं, फिर तर्क को पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं ए और आर दोनों सही है या ए और आर दोनों गलत है, ए सही है या आर गलत है, या ए गलत है या आर सही है। आंसर क्या होगा तो देख लेते हैं। उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयगाही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में उपस्थित हैं। ये कथन जो है उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयगाही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में उपस्थित है, क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय व निपुण कवि थे। तो ये दोनों के दोनों कथन है, दोनों के दोनों कथन सही है भाई, और घनानंद जी के संबंध में ये कथन कही है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, भूषण की कविता कवि की कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य दृष्टांत है, क्योंकि उसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करता है तथा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहती है जब तक उसकी स्वीकृति बनी रहती है। तो ये जो कथन है ए और आर जो है इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तो या दोनों सही है, तो आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का भी आंसर हमारा दोनों सही है। तो भूषण जी के संबंध में शुक्ल जी के ये कथन है। तो इन कथनों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में कथन संबंधी भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रेम मारक का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जवाबदानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का जो उक्त कथन है रीतिकाल के किस कवि के विषय में ये कहा है कि प्रेम मारक का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जवाब देने का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये कहा है बिहारी के संबंध में, घनानंद के संबंध में, देव के संबंध में या रसलीन के संबंध में। तो ये कथन कहा है शुक्ल जी ने घनानंद जी के संबंध में। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की। तो इनमें से किस ग्रंथ की रचना नंददास जी द्वारा नहीं की गई है। गीत गोविंद की टीका, श्यामा सगाई, अनेकार्थ मंजरी या रास पंचदाई। तो इनमें से जो है हमारी गीत गोविंद टीका की रचना जो है
नंददास जी द्वारा नहीं की गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा, और अन्य तीनों रचनाएं जो है नंददास जी की ही है। श्यामा सगाई, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचादाई। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे और फतेहपुर सीकरी गया था। तो अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने वाला संत निम्नलिखित में से कौन है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, या नंददास जी, या कुम्भन दास जी। तो आंसर होगा हमारा कुम्भन दास जी, क्योंकि कुम्भन जी की इन पंक्तियों से भी आपको पता चल जाता है कि कुम्भन दास जी का ही सीकरी जाने से संबंध रहा है, क्योंकि उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तो ये पंक्ति किसकी है, तो कुम्भन दास जी की ही है ये पंक्ति। और अकबर के बुलावे आने पर जो है कुम्भन दास जी को सीकरी जाना पड़ा। उनकी इच्छा भी नहीं थी कि वे कह रहे थे इन पंक्तियों के माध्यम से कि जो संत होते हैं उन्हें सीकरी में जाने का क्या काम है। आतन जात पदनिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, कि आने जाने से ही मेरे पैरों की पादुकाएं भी टूट गई है और मेरा हरिनाम में भी बाधा पड़ रही है, तो मुझे सीकरी में जाने का क्या काम। लेकिन राजा ने बुलाया था, अकबर ने बुलाया था, तो जाना उनको पड़ा संत को। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इनमें जो ये काव्य ग्रंथ दिए हुए हैं और साथ ही इनके कवि दिए गए हैं, तो इनके साथ सम्मिलित करते हुए हमें प्रश्नों का आंसर बताना है। यहाँ पर गंगा लहरी किसकी रचना है, इश्कनामा, विरह लीला, या शिवा बामनी। एक बार आप लोग इन रचनाओं का मिलान अच्छे से कर सकते हो, फिर ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में बार बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। तो देख लेते हैं, इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा गंगा लहरी जो है वो हमारी जो रचना है वो है पद्माकर जी की। तो एक हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद जो है इश्कनामा जो रचना है हमारी वो होगी बोधा की। इश्कनामा बोधा की है भाई। और इश्क लता की बात आ जाए तो इश्क लता जो रचना है वो घनानंद जी की है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नामा दी हुई है तो बोधा की रचना है। 2 का हो जाएगा हमारा 3। और जो है विरह लीला जो रचना है ये आपको पता ही है घनानंद जी की है। और शिवा बामनी जो है भूषण की है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा भाई इस प्रश्न का। तो देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39, इनमें से किस विकल्प में सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है। तो सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ दिए गए हैं निम्नलिखित में से, तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा भाषा भूषण, ललित ललाम, कवि कल्पतरु और जो है काव्य रसायन, ये सभी के सभी हमारे लक्षण ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टयाम, अलंकार माला, राग रतन, अंग दर्पण। भाई क्या प्रश्न है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो देख लेते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे, पीताम्बर में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो पीताम्बर जो शब्द है इसमें समास पूछा हुआ है, कौन सा समास है। तो आप सभी को पता है इसमें हमारा बहुवरी समास है। जो तीसरे का बोध कराए वे हमारे बहुवरी समास होते हैं। बढ़ते हैं पीताम्बर। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 42। एक सेकंड भाई, बढ़ते हैं आगे। परमा जी को कहा जाता है पीताम्बर। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न देखते हैं भाई 42 नंबर, सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं। तो सीताराम को युगल सरकार का संबोधन निम्नलिखित में से कौन से मत के लोग देते हैं, ये आपको बताना है। हरिदासी शाखा के, सखी संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के, या सौसुखी संप्रदाय के। आंसर हो जाएगा हमारा सौसुखी संप्रदाय के। भक्तमाल के टीकाकार निम्नलिखित में से है।
तो भक्तमाल के टीकाकार निम्नलिखित में से नाभादास जी, प्रियदास या अगरदास या तुलसीदास? तो आंसर है हमारा प्रियदास। भक्तमाल रचना किसने लिखी? तो नाभादास जी ने। अगर भक्तमाल रचना के टीकाकार पूछे जाए तो प्रियदास। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 44, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताइए। तो विनय पत्रिका रचयिता की रचना किसने की? विनय पत्रिका जो रचना है उनके रचयिता पूछे हुए हैं। सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी या केशवदास जी? तो विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई तुलसीदास जी की प्रसिद्ध 12 रचनाओं के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 45, भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास, नाभादास, प्रियदास या नंददास? तो भक्त नामावली की रचना निम्नलिखित में से जो है ध्रुवदास ने की। तो ध्रुवदास जी इसके रचनाकार रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 46, बुद्ध के बाद भारत के सर्वाधिक लोक नायक तुलसीदास है। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई? तो बुद्ध के बाद भारत के सर्वाधिक लोकनायक तुलसीदास जी को बताया है किसने? हजारी प्रसाद ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, ग्रियेशन ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? भाई रामचंद्र शुक्ल। उसके तो आंसर क्या होगा हमारा? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ग्रियेशन जी ने कहा है कि बुद्ध के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास जी रहे। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 47, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना किस वाक्य के लिए उचित शब्द चुने हैं? तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना तो क्या कहलाता है? तो ये होता है हमारा प्रायश्चित। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 48, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके पिता, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य पूछा हुआ है, व्यवहार में वे वैसे ही है जैसे उसके पिता। तो ये हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 49, ढेल सुबन आयत मेल सभा बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो। यह पंक्तियाँ जो है हम कई बार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक की है? घनानंद की, ठाकुर की, देव की या आलम की? तो इन पंक्तियों का आंसर हो जाएगा भाई ठाकुर जी की ये पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न, भारत की प्रथम देश भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की प्रथम देश भाषा जो निम्नलिखित में से हमारी पाली, प्राकृत या संस्कृत कौन सी है? या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पाली हो जाएगी भारत की प्रथम देश भाषा। उसके बाद देख लेते हैं आगे, 2 प्रश्न हमारे जो है टाइपिंग मिस्टेक के कारण बीच में रह गए थे, तो 2 प्रश्नों को और कर लेते हैं, फिर हमारे कुल मिलाकर 50 प्रश्न हो जाएंगे। 50 प्रश्नों में आप लोगों को अपना स्कोर बताना है। बढ़ते हैं, 9 2 11 होना का सही अर्थ बताइए। तो 9 2 11 होना का सही अर्थ आप सभी को पता है, फरार हो जाना होता है हमारा 9 2 11 होना। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से वे बेमेल असंगत शब्द को छांटिए, शारीरिक, दैहिक, मानसिक या आदि। तो इनमें जो हमारी 4 विकल्पों में से असंगत शब्द रहेगा वो हो जाएगा हमारा आदि। बढ़ते हैं, आज की क्लास के अंतर्गत केवल हमने 50 प्रश्नों का ही मॉक टेस्ट किया है। टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय की परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, मददगार साबित होगा। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।